फ्रेंड्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग की ही सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस जुडिशियल प्रोसीडिंग का स्कोप क्या है। तो स्कोप की अगर मैं बात करूं कि ये कहां कहां तक एप्लीकेबल है, जो डेफिनेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग की सेक्शन 2 क्लॉज आई सीआरपीसी में दी गई है, तो इसके लिए दोस्तों मैंने यहां पे आपको 3 जजमेंट लिखे हैं। इन 3 जजमेंट्स को हमको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हमको समझ आएगा कि इसका स्कोप क्या है। पहली जजमेंट है दोस्तों पुरुषोत्तम वर्सेस एम्परर AIR 1921 बॉम्बे। इस जजमेंट में और साथ में एक दूसरी जजमेंट भी है ज्योति नारायण वर्सेस ब्रिजनंदन। इसका साइटेशन है 1954 क्रिमिनल लॉ जर्नल 942। इन दोनों जजमेंट्स में यह कहा गया कि ये जो डेफिनेशन यहां सीआरपीसी में दी गई है जुडिशियल प्रोसीडिंग की, ये केवल और केवल सीआरपीसी तक ही लिमिटेड रहेगी। सीआरपीसी से बाहर ये डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं है। पुरुषोत्तम वर्सेस एम्परर के जजमेंट में यह भी कहा गया कि जब जब जुडिशियल प्रोसीडिंग फ्रेज आईपीसी में यूज होगी तब उसका मीनिंग ये नहीं निकाला जाएगा और आईपीसी में यूज्ड हुए जुडिशियल प्रोसीडिंग के ऊपर ये डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि केवल और केवल सीआरपीसी तक ही इसका स्कोप लिमिटेड है। और दोस्तों इस दूसरे जजमेंट में ज्योति नारायण वर्सेस ब्रिजनंदन 1954 में यह कहा गया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो जुडिशियल प्रोसीडिंग वर्ड यूज हुआ है वहां पर भी यह मीनिंग नहीं लिया जाएगा वहां, क्योंकि यह क्लियर कर दिया गया कि यह डेफिनेशन केवल लिमिटेड है सीआरपीसी तक। एक तीसरा जजमेंट दोस्तों दलपत भाई ILR 2 बॉम्बे 553, ये इसका साइटेशन है। इस जजमेंट में यह कहा गया कि ये वाली डेफिनेशन जो सीआरपीसी में जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन दी गई है, इट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल ऑन सीपीसी। तो सीपीसी के लिए भी ये डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं है। दोस्तों आईपीसी की अगर हम बात करें तो आप सेक्शन पढ़ें 193, जहां पे पनिशमेंट दी गई है फॉर फॉल्स एविडेंस इन एनी स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पे अगर कोई पर्सन फॉल्स एविडेंस देता है या उसने फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट की थी इस पर्पज से कि ये जुडिशियल प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पे दी जाएंगी, तो इस एक्ट को पनिशेबल बनाया गया सेक्शन 193 आईपीसी के अकॉर्डिंग। तो अब ये जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होंगी, इनके लिए एक्सप्लेनेशन इसी सेक्शन में दे दिया गया है। इसलिए सीआरपीसी की जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन 193 सीआरपीसी पर एप्लीकेबल नहीं होगी। सिमिलर सेक्शन 228 आईपीसी, वहां पर भी जुडिशियल प्रोसीडिंग वर्ड यूज हुआ है, लेकिन ये वाली डेफिनेशन वहां यूज नहीं की जाएगी। तो कुल मिला के दोस्तों इसका निचोड़ ये निकलता है इन तीनों जजमेंट्स के डिसीजन को देखने के बाद कि इसका जो स्कोप है 2I सीआरपीसी जुडिशियल प्रोसीडिंग का जो स्कोप है इट इज लिमिटेड टू ओनली सीआरपीसी। इसके बाहर इस डेफिनेशन को हम यूज नहीं कर पाएंगे। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग के स्कोप के बाद अब हम बात करते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग के ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग का डिसाइड किया जाएगा एज पर नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स। जैसे जैसे प्रोसीडिंग्स का नेचर चेंज होगा जुडिशियल प्रोसीडिंग का ऑब्जेक्ट भी चेंज होता चला जाएगा। जैसे कि अगर किसी प्रोसीडिंग का नेचर क्रिमिनल प्रोसीडिंग है तो वहां पे जो ऑब्जेक्ट होगा एक जुडिशियल प्रोसीडिंग का, वो ऑब्जेक्ट होगा टू असर्टेन लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड। जिस पर्सन के अगेंस्ट एक्यूजेशन किया गया है, जिस पर्सन के अगेंस्ट एलिगेशंस लगाए गए हैं, उसकी लायबिलिटी को डिसाइड करना, असर्टेन करना, ये ऑब्जेक्ट होगा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में।
अगर प्रोसीडिंग सिविल प्रोसीडिंग्स हैं दोस्तों, तो वहां ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा जुडिशियल प्रोसीडिंग का, कि वहां पे ऑब्जेक्ट होगा कि ये असर्टेन करना है कि एक पार्टी का स्टेटस क्या है और उसके राइट्स क्या है, और साथ में यह डिसाइड किया जाएगा कि दूसरी पार्टी की लायबिलिटी क्या है, और यह लायबिलिटी डिसाइड करने के बाद फर्स्ट पार्टी को क्या रिलीफ दिया जा रहा है। तो जैसे जैसे नेचर चेंज होता है, तो हमने देखा दोस्तों जुडिशियल प्रोसीडिंग का ऑब्जेक्ट भी चेंज हो जाता है। इसी के कंटिन्यूएशन में हम एक जजमेंट की बात करते हैं। जजमेंट का नाम है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस तुलीजा 12 बॉम्बे 3642। इस जजमेंट में एक ऑब्जेक्ट बताया गया है और यह कहा गया है कि एन इंक्वायरी इज जुडिशियल if object of it to determine jural relation, वर्ड जरा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अगर एग्जाम में आप यूज करें तो बहुत अच्छे मार्क मिलेंगे। jural relation, to determine jural relation between one person and another one or another group of person और community, यानी इन सब के बीच में अगर कोई इंक्वायरी की जा रही है और उस इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट है कि किसी एक पर्सन का दूसरे पर्सन के बीच में ज्यूरल रिलेशन डिटरमाइन करना है, या एक ग्रुप ऑफ पर्सन और किसी दूसरे पर्सन के बीच में ज्यूरल रिलेशन डिटरमाइन करना है, तो ऐसी इंक्वायरी को जुडिशियल प्रोसीडिंग कहा जाएगा। अब बात आती है दोस्तों, ये ज्यूरल क्या होगा, ज्यूरल का मीनिंग क्या होता है। ज्यूरल को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों विधि संबंधी, रिलेटेड टू लॉ। और रिलेटेड टू लॉ मतलब किसी पर्सन के राइट्स और किसी के ऑब्लिगेशंस क्या होंगे ये डिटरमाइन करना, ये ज्यूरल रिलेशन डिटरमाइन करना कहलाएगा। और किसी इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट अगर ये है टू डिटरमाइन द ज्यूरल रिलेशन, विधि संबंधी अगर डिटरमाइन करना है, निश्चित करना है, तो ऐसी इंक्वायरी जुडिशियल कहलाएगी। ये बताया गया, इस जजमेंट को आप याद रख लें, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस तुलीजा। और हां दोस्तों, इसी जजमेंट में यह भी कहा गया कि अगर कोई जज बिना इस ऑब्जेक्ट के कोई एक्ट कर रहा है, तो यह कहा जाएगा कि वो जुडिशियली एक्ट नहीं कर रहा है। तो जुडिशियली एक्ट करने के लिए बेसिक सी एक बात बता दी गई इस जजमेंट में कि टू डिटरमाइन द ज्यूरल रिलेशन बिटवीन वन पर्सन एंड अनदर और ग्रुप ऑफ पर्सन और कम्युनिटी। अगर ये ऑब्जेक्ट है किसी भी इंक्वायरी का, तो इंक्वायरी जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाएगी। अब हम बात करेंगे वो टेस्ट जो ये डिटरमाइन करे कि कोई प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग है या नहीं है। उस बात को पहचानने के लिए कि कोई प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग है या नहीं है, तो सबसे पहला काम उस प्रोसीडिंग का, उस इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट चेक करना है कि उस इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट क्या है। अगर ऑब्जेक्ट ज्यूरल रिलेशन डिटरमाइन करने का है बिटवीन द पार्टीज, तो कहा जा सकता है कि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी। प्लस साथ में यह भी देखना है कि वो जो इंक्वायरी की जा रही है, जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उनका नेचर क्या है। नेचर जैसे हमने पीछे भी बात करी, उसके अकॉर्डिंग ये हेल्प करेगा ये डिटरमाइन करने में वेदर द प्रोसीडिंग्स आर जुडिशियल और नॉट। तीसरा बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि तीसरा ये भी चेक करना है दोस्तों कि जो पर्सन इंक्वायरी होल्ड कर रहा है उसके पास पावर्स क्या है, वो कौन सी पावर्स को एंजॉय कर रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए कि कोई एक इंक्वायरी मार्क की जाती है किसी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को और उसको बनाया जाता है स्पेशल इंक्वायरी ऑफिसर, और उसको पावर दे दी जाती है स्पेशल मजिस्ट्रेट की। लेकिन जब उसने वो इंक्वायरी की तो इन पावर्स का यूज ही नहीं किया। तो जब इन पावर्स का यूज नहीं किया
और उसने अपनी केवल फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की। उसने जो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी की उसकी एक रिपोर्ट तैयार की और वो गवर्नमेंट को दे दी, और उसमें कोई बाइंडिंग नेचर नहीं था, क्योंकि उसने अपनी पावर्स जो दी गई स्पेशल मजिस्ट्रेट की वो पावर्स को यूज नहीं किया। इसलिए पावर्स को देखना भी इंपॉर्टेंट है टू डिसाइड वेदर एनी प्रोसीडिंग इज अ जुडिशियल और नॉट। इन बातों को कहा गया, ये एक जजमेंट है चिमन सिंह वर्सेस स्टेट AIR 1951 MD 44। इसमें यह कहा गया कि इन 3 बातों का ध्यान रखें ये डिसाइड करते समय कि कोई प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी या नहीं होगी। ये एक टेस्ट दिया। दूसरे टेस्ट की बात करें तो दोस्तों एक कमेटी थी, कमेटी ऑन मिनिस्टर्स पावर्स 1932। इस कमेटी ने कुछ टेस्ट कंसीडर किए थे और उन टेस्ट को बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रूव कर दिया था भारत बैंक लिमिटेड केस में। भारत बैंक लिमिटेड का केस था, साइटेशन है 1950 SCR 459। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो टेस्ट कंसीडर किया था कमेटी ऑन मिनिस्टर्स पावर्स 1932 ने उनको अप्रूव कर दिया था। उसमें यह कहा गया था कि यह डिसाइड करने के लिए कि कोई प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग है या नहीं, तो उससे पहले किसी भी प्रोसीडिंग से पहले एक डिस्प्यूट एग्जिस्टेंस में होना चाहिए दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच में। उसके बाद फिर होनी चाहिए कुछ बातें होनी चाहिए। वो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि उन पार्टीज में से, जिन पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट था, उन पार्टीज में से किसी पार्टी ने एक केस का कोई प्रेजेंटेशन किया हो, किसी अथॉरिटी के सामने वो केस लेके गई हो। दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि जब केस प्रेजेंट हो जाता है तो वहां पे पार्टीज एविडेंस पेश करें फैक्ट्स को डिसाइड करने के लिए, फैक्ट्स को डिटरमाइन करने के लिए वहां पे एविडेंस प्रोड्यूस की गई हो। और तीसरा पॉइंट आता है लीगल आर्गुमेंट्स सबमिट की गई हो उस अथॉरिटी के सामने, यह डिसाइड करने के लिए कि लॉ क्या है। और चौथा पॉइंट यह हुआ कि लास्ट में एक डिसीजन आना चाहिए इस मैटर को डिस्पोज ऑफ करते हुए। अगर इतनी सारी बातें किसी प्रोसीडिंग में हैं तो वो प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाएगी। ऐसा भारत बैंक लिमिटेड 1950 SCR 459 केस में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया था, जो कंसीडरेशंस कमेटी ऑन मिनिस्टर्स पावर्स 1932 में की गई थी। तो दोस्तों अब इसके बाद बचता है कि हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लें कि कौन सी प्रोसीडिंग्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, कौन सी प्रोसीडिंग्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं हैं। तो इन सब की एक लिस्ट है मेरे पास, लंबी चौड़ी लिस्ट है। उनको मैं PDF में बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप देख लेना। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में सब कुछ यहां पे बताया गया है और वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का एप्लीकेशन भी समझ गए होंगे कि कैसे अप्लाई करनी है, क्या क्या ध्यान रखना है और कहां कहां इसको क्या यूज किया जाएगा। तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।